ब्रेथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज, ये आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी का सेकंड चैप्टर है। वैसे एनसीईआरटी का 17वां चैप्टर है। इसको हम आज जिक्र करेंगे, ब्रेथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज। हम सभी जानते हैं कि हम जो फूड खाते हैं उस फूड का ऑक्सीडेशन होता है, तभी हमें एनर्जी मिलती है। हमें जो एनर्जी मिलती है वो मिलती है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड से। और उस ऑक्सीडेशन के लिए हम रेस्पिरेशन करते हैं। रेस्पिरेशन में हमें ऑक्सीजन चाहिए। ग्लूकोज को जब तक ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तब तक हमें उससे एनर्जी नहीं मिलती। तो रेस्पिरेशन में हम ये ऑक्सीडेशन के लिए एक्सचेंज ऑफ गैसेज करते हैं। वास्तव में रेस्पिरेशन को हम कहते हैं इट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेज। किसी भी ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के बीच जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज है उसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं। जनरली एनिमल्स में रेस्पिरेशन में O2 ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड निकाली जाती है, CO2 रिलीज। एनिमल में रेस्पिरेशन में यह होता है, मोस्टली वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। इसलिए एनिमल्स में इस तरह के रेस्पिरेशन को हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। कंटिन्यूअसली हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से बाहर निकलनी जरूरी है। हम कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे और वो कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकाल लेंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकालने की प्रोसेस रेस्पिरेशन है। तो हम रेस्पिरेशन को डिफाइन करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेज। रेस्पिरेशन इज डिफाइंड एज एक्सचेंज ऑफ गैसेज, जिसमें जनरली हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। रेस्पिरेशन में एनिमल्स में एक और प्रोसेस होती है ब्रेथिंग। ब्रेथिंग फिजिकल मूवमेंट है। ब्रेथिंग इज फिजिकल मूवमेंट ऑफ द बॉडी। हमारे शरीर में रेस्पिरेशन के समय जो फिजिकल मूवमेंट होता है, आप किसी एनिमल को देखें तो आपको दिखेगा वो एनिमल में थोड़ी हलचल होती है, उसके जो एब्डोमेन एरिया है उसमें थोड़ी बहुत ऊपर नीचे मूवमेंट होती रहती है। इस मूवमेंट को हम कहते हैं ब्रेथिंग। बहुत सारे एनिमल ब्रेथिंग करते हैं, लेकिन सारे एनिमल ब्रेथिंग नहीं करते। रेस्पिरेशन के साथ ही ब्रेथिंग होती है। ब्रेथिंग फिजिकल मूवमेंट है जिसमें हमारी बॉडी ऊपर नीचे होती है, इसको हम कहते हैं ब्रेथिंग। तो ब्रेथिंग रेस्पिरेशन का एक पार्ट है। वो बहुत सारे एनिमल में ब्रेथिंग अकर्स विद रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के टाइम ब्रेथिंग होती है। ब्रेथिंग अकर्स ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। जब ब्रेथिंग करेंगे तो रेस्पिरेशन जरूर होगा। व्हेन वी ब्रेथ respiration occurs, but it is not necessary that breathing always occurs. कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं ब्रेथिंग नहीं करते, रेस्पिरेशन कर लेते हैं। ये तो एक सिंपल इंट्रोडक्शन की बात हुई ब्रेथिंग और रेस्पिरेशन की। अब आता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेशन। एनिमल्स में रेस्पिरेशन के बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग ऑर्गन्स हैं। कोई एनिमल किसी पार्ट से रेस्पिरेशन करता है, और कोई किसी ऑर्गन से रेस्पिरेशन करता है। सबसे पहला है जो ऑर्गन्स में रेस्पिरेशन के हैं, बॉडी सरफेस। कुछ ऑर्गेनिज्म में पूरी बॉडी सरफेस से रेस्पिरेशन होता है, उसमें वो गैसों को एक्सचेंज कर देते हैं। दैट इज बॉडी सरफेस रेस्पिरेशन। जब बॉडी सरफेस से रेस्पिरेशन करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होते, पूरी बॉडी के सरफेस से रेस्पिरेशन हो जाता है, जैसे कि स्पंज, सिलेंट्रेट और एलमंथीज, जिसमें टेपवर्म और फ्लैटवर्म आ जाते हैं, एलमंथीज। इन सभी में जो रेस्पिरेशन है कोई सरफेस नहीं है, बॉडी सरफेस के द्वारा रेस्पिरेशन होता है। पूरी बॉडी में को गैसों का एक्सचेंज हो जाता है। और इनमें मेनली डिफ्यूजन प्रोसेस है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बीच और बॉडी के बीच। तो इनमें जो रेस्पिरेशन है कोई ऑर्गन नहीं है, तो इसमें रेस्पिरेशन होता है बॉडी सरफेस के द्वारा। दूसरा होता है क्यूटिकुलर। आप अर्थवर्म को देखें, अर्थवर्म में, एनिलीड में, सभी में स्किन के द्वारा होता है, तो ये जो क्यूटिकुलर रेस्पिरेशन है ये एनिलीड्स में होता है, अर्थवर्म में होता है, कुछ में
इंसेक्ट्स में, आर्थ्रोपोड में मेनली ट्रेकिया के द्वारा होता है, उसको कहते हैं ट्रेकियल रेस्पिरेशन। ट्रेकियल रेस्पिरेशन में ट्रेकिया के द्वारा होता है। द रेस्पिरेशन बाय ट्रेकिया इज नोन एज ट्रेकियल रेस्पिरेशन। उनमें एयर ट्यूब होती है जिनको ट्रेकिया कहते हैं, तो ट्रेकिया के द्वारा रेस्पिरेशन होता है। उनमें पूरी बॉडी में इनका नेटवर्क फैला रहता है, जाल फैला रहता है ट्रेकिया का। चौथा है गिल रेस्पिरेशन। गिल्स होते हैं मोलस्क में और फिश में। इस रेस्पिरेशन को हम ब्रेंकियल रेस्पिरेशन कहते हैं। फिश और मोलस्क में गिल से रेस्पिरेशन होता है, इसको हम कहते हैं ब्रेंकियल रेस्पिरेशन। ये जो ब्रेंकियल रेस्पिरेशन है, ब्रेंकियल रेस्पिरेशन फिश में और मोलस्क में। लेकिन सबसे ज्यादा जो रेस्पिरेशन होता है हायर ऑर्गेनिज्म में, वो है पल्मोनरी रेस्पिरेशन। पल्मोनरी रेस्पिरेशन लंग्स के द्वारा होता है। ये रेस्पिरेशन बर्ड्स में भी होता है, मैमल्स में भी होता है और रेप्टाइल्स में भी होता है। ऐसे रेस्पिरेशन को पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं, जिसमें लंग्स के द्वारा ये बहुत एफिशिएंट रेस्पिरेशन है। इसके अलावा फ्रॉग एक ऐसा जानवर है जिसमें कई तरह से रेस्पिरेशन होता है। स्किन के द्वारा भी होता है, क्यूटेनियस। जब लार्वा होता है टेडपोल, वो गिल से सांस लेता है। और फ्रॉग हाइबरनेशन के टाइम बक्कोफेरिंग से भी रेस्पिरेशन करता है, बक्कोफेरिंजियल। और जब ये धरती पे रहता है, अर्थ पे, तो ये लंग से रेस्पिरेशन करता है। तो इसमें 4 तरह से रेस्पिरेशन होता है फ्रॉग में। अब इसको ध्यान रखेंगे, फ्रॉग में रेस्पिरेशन अलग अलग स्टेज में अलग अलग तरह से होता है। इट हैज मेनी टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। फ्रॉग में जो रेस्पिरेशन के ढंग है वो कई सारे हैं। ये तो बात हुई हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन की। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। हर ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरह से रेस्पिरेशन करता है। किसी में कोई ऑर्गन रेस्पिरेशन का, किसी में कोई ऑर्गन रेस्पिरेशन का। अब हम बात करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमारा ये जो यूनिट है ये ह्यूमन से रिलेटेड है, तो इसमें हम बात करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। आदमी में रेस्पिरेशन कैसे होता है? हम ह्यूमन बीइंग हैं, हमारे अंदर रेस्पिरेशन के लिए लंग्स है। जैसे कि हमने पहले जिक्र किया, द लंग इज द मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन मैन। आदमी में रेस्पिरेशन के लिए लंग्स हैं। और हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारी नोज से स्टार्ट होता है। आप सभी देखते होंगे हमारी नोज में बाहर की ओर 2 ओपनिंग है। इन ओपनिंग को हम कहते हैं नोस्ट्रिल या एक्सटर्नल नेयर। ये 2 नोस्ट्रिल हैं। नोस्ट्रिल आगे जाते हैं नेजल चैम्बर में। ये जो आगे की ओर नेजल चैम्बर है, ये नेजल चैम्बर पीछे जाके खुल जाता है नेजोफेरिंग्स में। और ये जो नेजोफेरिंग्स है, फिर ये क्रॉस करता है फेरिंग्स को। और फेरिंग्स के बाद फिर आगे आ जाता है इसमें हमारा लैरिंग्स। और लैरिंग्स के बाद फिर हमारा स्टार्ट होता है ट्रेकिया। और ट्रेकिया के बाद फिर हमारा आगे ये ट्रेकिया खुलते हैं लंग्स में। ये ट्रेकिया से इसकी ब्रांच हो जाती है, वो आगे मैं बताऊंगा। ब्रोंकाई बन जाती है और ये ब्रोंकाई बन जाती हैं आगे लंग्स के अंदर। ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का पैसेज है। अब हम इसमें जहां से ये यहां से नाक से हमने रेस्पिरेशन किया और ये आगे जाके यहां इधर ये माउथ वाला हिस्सा है
और यहां ये दोनों क्रॉस करते हैं। अगला हिस्सा ये ओपनिंग ये कहलाती है ग्लोटिस। ये हिस्सा नेजोफेरिंग्स है जो नाक की तरफ से आ रहा है, और ये हिस्सा मुंह की तरफ से आ रहा है, इसको कहते हैं ओरोफेरिंग्स। और जहां ये दोनों मिल गए इसको कहते हैं फेरिंग्स। पहले तो ये हमारी क्रॉसिंग है, ये हिस्सा नाक से आ रहा है, ये हमारा नेजल चैम्बर है। और यहां ये दो हमारे नोस्ट्रिल होते हैं। ये मुंह से आ रहा है, यहां हमारा माउथ होता है। तो पहले तो आपको इस पैसेज का पता होना चाहिए कि मुंह के बाद ये हमारी बक्कल कैविटी है यहाँ मुंह में, और ये बक्कल कैविटी के पीछे वाला हिस्सा ये फेरिंग्स है। जो ये बक्कल कैविटी पीछे जाती है ये ओरोफेरिंग्स है, मुंह वाला फेरिंग्स ओरोफेरिंग्स, नाक वाला फेरिंग्स नेजोफेरिंग्स। जहां दोनों मिले दोनों क्रॉस करते हैं वो फेरिंग्स है। पीछे की ओर डाइजेस्टिव सिस्टम वाली ट्यूब चली जाती है, ये हमारी ओइसोफेगस है जो पीछे चली जाती है। और ये आगे की ओर ये हमारा ट्रेकिया आ जाता है। पहले तो ये आपको क्रॉसिंग पता होनी चाहिए, ये पोजीशन क्या क्या है। आप इसको ध्यान से देखें, व्हाट इज दिस कंडीशन, ये कंडीशन क्या है, ये पोजीशन क्या है। ये हमारी एक सिंपल अरेंजमेंट है कि इस हिसाब से हमारे इसमें क्रॉसिंग होती है। ये तो जनरल है, इसकी हमें बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। हमें जो मेन जरूरत पड़ेगी अब आएगा वो जो असली रेस्पिरेटरी सिस्टम यहाँ से स्टार्ट होता है। हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उस रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे पहले सबसे ऊपर हमारा यहाँ ये एक साउंड एपरेटस है जिसको हम लैरिंग्स कहते हैं। ये हमारा साउंड एपरेटस है जिससे हम आवाज करते हैं, ये लैरिंग्स है। ये हमारे इसको हम लैरिंग्स कहते हैं। ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का सबसे ऊपरी हिस्सा है। इसके ऊपर ये जगह है, यहाँ ये एक कार्टिलेज का बना हुआ ढक्कन है जिसको हम कहते हैं एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस ये ढक्कन है। जब हम कोई चीज खाते हैं तो ये एपिग्लोटिस इस ग्लोटिस को बंद कर देता है। एपिग्लोटिस के नीचे ग्लोटिस है, और यहाँ के इसके नीचे से ये शुरू होता है हमारा रेस्पिरेटरी ट्यूब, इसको हम कहते हैं ट्रेकिया। ये हमारी रेस्पिरेटरी ट्यूब है ट्रेकिया। ट्रेकिया में बहुत सारे कार्टिलेज के बने हुए ऐसे रिंग होते हैं। इसमें ऐसे ये रिंग है कार्टिलेज के, ये कार्टिलेजनस रिंग है पूरी ट्रेकिया में। ताकि ये ट्रेकिया सुकड़े ना, ये एक ही कंडीशन में फ्लैट कंडीशन में रहे, इनको कहते हैं कार्टिलेजिनस रिंग। कार्टिलेजिनस रिंग्स ये इसको इसी पोजीशन में फिक्स रखते हैं ताकि आपस में ना चिपके। कार्टिलेजिनस रिंग आगे जाके ये ट्रेकिया हमारे दो हिस्सों में बढ़ता है, और ये दो हिस्से इसके कहलाते हैं प्राइमरी ब्रोंकियाई। ये प्राइमरी ब्रोंकियाई, और ये दोनों लंग्स को चले जाते हैं। एक वाला ये वाला भी, एक लंग ये है और दूसरे वाला लंग ये हमारे दो लंग्स हैं। ये जो इसमें ये लेफ्ट साइड का लंग है और ये राइट साइड का लंग है। राइट वाला थोड़ा सा बड़ा होता है, लेफ्ट वाला थोड़ा सा छोटा होता है। इन लंग्स के ऊपर एक मेम्ब्रेन चढ़ी रहती है जिसको हम प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। दोनों लंग्स के ऊपर एक पतली सी मेम्ब्रेन होती है, इस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं
ये मेम्ब्रेन है प्लूरल मेम्ब्रेन या प्लूरा। प्लूरल मेम्ब्रेन भी इसी को कहते हैं और प्लूरा भी इसी को कहते हैं। और इसके बीच में एक लिक्विड भरा हुआ है, उसको हम कहते हैं प्लूरल फ्लूइड, जो उसमें फ्रिक्शन को कम करता है। अब हमारे लंग्स के अंदर जाके ये जो ब्रोंकियाई है ये आगे फिर बढ़ती है, लेफ्ट में 2 में बढ़ती है, राइट में 3 में बढ़ती है। राइट थोड़ा सा बड़ा होता है तो इसमें ये 3 जगह बढ़ती है। इनको हम कहते हैं सेकेंडरी ब्रोंकियाई। और सेकेंडरी ब्रोंकियाई फिर आगे बढ़ती है टर्सरी ब्रोंकियाई में, कई सारी टर्सरी ब्रोंकियाई। और टर्सरी ब्रोंकियाई फिर आगे बढ़ जाती है टर्मिनल ब्रोंकियाई। ये टर्मिनल ब्रोंकियाई। और टर्मिनल ब्रोंकियाई जो आगे जाके, ये टर्मिनल ब्रोंकियाई है, आगे जाके छोटे छोटे चैम्बर ब्रोंकियोल में खुलती है। ये है इसकी एल्वोलाई। इस तरह से ये बन जाते हैं। इसमें सारे में आगे ये टर्मिनल ब्रोंकियाई इस तरह से बहुत सारे इसमें ये बना देती है एल्वोलाई। तो हमारे लंग में इस तरह से इस हर एल्वोलाई को इसकी ब्रांच जाती है। तो ये लंग में ये हमारे दोनों लंग्स के अंदर ये बन जाती है एल्वोलाई। एल्वोलाई बहुत पतली मेम्ब्रेन वाली स्ट्रक्चर है। हमारे लंग्स में ये बैग लाइक स्ट्रक्चर है, दोनों लंग्स में होती है। यहाँ नीचे की ओर लंग के साथ यहाँ जुड़ा होता है डायफ्राम। ये हिस्सा है हमारा नीचे की ओर, ये लंग डायफ्राम से जुड़े होते हैं। यहाँ लेफ्ट लंग में यहाँ एक छोटा सा अंदर की ओर धसाव होता है, इसको कहते हैं कार्डियक नोच। हार्ट की वजह से ये थोड़ा सा अंदर की ओर धस जाता है, बीच में एक निशान बन जाता है इसमें, इसको कहते हैं कार्डियक नोच। लेफ्ट साइड में होता है, राइट साइड में ये नहीं होता। हमारे इसमें लंग्स में ये जिस जगह में लंग पाया जाता है, यहाँ से डायफ्राम से ऊपर इस ये पूरा हिस्सा ये कहलाता है थोरेसिक कैविटी। हमारे लंग्स थोरेसिक कैविटी में होते हैं। लंग्स के ऊपर की ओर रिब्स एक प्रोटेक्टिव एक केज होता है। ये रिब्स के नीचे लंग्स हमारे होते हैं। हमारे दोनों लंग्स रिब से कवर होते हैं। हमारे लंग्स रिब से अंदर की ओर प्रोटेक्ट किए हुए होते हैं। हमारी जो ये जो ट्रेकिया जो ब्रांचिंग होती है वो 5th वर्टिब्रा के पास होता है। अगर हम वर्टिब्रे की बात करें, जहाँ से वर्टिब्रा सर्विकल वर्टिब्रे स्टार्ट होते हैं गर्दन वाले, तो ये 5th वर्टिब्रे पे आ गए। यहाँ हमारा 5th वर्टिब्रा है जहाँ इसमें ब्रांचिंग होती है। इस प्रकार से हमारे इसमें 2 लंग्स होते हैं और दोनों लंग्स हाईली वेस्कुलराइज होते हैं। इनमें ब्लड वेसल हाईली वेस्कुलराइज, कैपिलरी की जो ब्रांच है वो पूरे लंग में फैली होती हैं। हर एल्वोलाई को कैपिलरी की ब्रांच जाती है ताकि वो फास्टली एक्सचेंज कर सके गैसों का एल्वोलाई में। इस तरह से हमारे एल्वोलाई वो जगह है, एल्वोलाई में ही वो गैसों का एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज की साइट ये एल्वोलाई है। ये चैम्बर होते हैं जो बहुत पतले थिन मेम्ब्रेनस हैं और इनके अंदर ही हमारे अंदर गैसियस एक्सचेंज होता है। इसके नीचे की कैविटी हमारी कहलाती है एब्डोमिनल कैविटी। तो हमारी बॉडी में 2 कैविटी है। ऊपर वाली थोरेसिक जो बहुत एयर टाइट है, थोड़ा सा भी वो तो हिलती डुलती है, और नीचे वाली एब्डोमिनल कैविटी है। दोनों कैविटी के बीच में डायफ्राम है। डायफ्राम से ऊपर का हिस्सा थोरेसिक कैविटी, नीचे वाला हिस्सा एब्डोमिनल कैविटी। इस प्रकार से हमारे लंग्स एक ऐसे चैम्बर है, इस तरह का इनका सेटअप है कि इनमें जो कंटिन्यूअस
ये अरेंजमेंट बनता रहता है और इसमें लगातार ये हलचल होती रहती है। ऑटोमेटिकली अपने आप ये एक बार ऊपर एक बार नीचे, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन दोनों इनमें होते रहते हैं। हमारे लंग्स की ये स्पेशल कैपेसिटी है कि अपने आप ये ऑटोमेटिकली ये कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते रहते हैं। और इस तरह से ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम था, इसका डायग्राम था। अब रेस्पिरेशन में होता क्या क्या है, हम रेस्पिरेशन कैसे करते हैं। वास्तव में रेस्पिरेशन में जो प्रोसेस है उसको हम दो पार्ट में बांटते हैं। पहली है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और दूसरा है इंटरनल रेस्पिरेशन। हम रेस्पिरेशन को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और दूसरा इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है एयर और लंग के बीच गैसों का एक्सचेंज। एनवायरनमेंट से लंग में एयर जाती है और एयर लंग से एनवायरनमेंट में जाती है। बाहर से हवा अंदर लेते हैं, अंदर से हवा बाहर लेते हैं। इसके दो स्टेप हैं, एक इंस्पायरेशन अंदर को खींचना और दूसरा है एक्सपायरेशन बाहर खींचना। इसको हम इनहेलेशन और एक्सहेलेशन भी बोल देते हैं। इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन को इनहेलेशन और एक्सहेलेशन ये भी हम इसी को बोलते हैं। इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या है, लंग से टिश्यू तक एक्सचेंज करना। लंग से टिश्यू में एल्वोलाई से टिश्यू के अंदर ब्लड के द्वारा एक्सचेंज होता है और टिश्यू से एल्वोलाई तक गैसों का एक्सचेंज होता है। इसको हम कहते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। तो हमारे रेस्पिरेशन के दो पार्ट हैं, एक एक्सटर्नल एक इंटरनल। अब जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है वो मेनली ब्रेथिंग है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को हम ब्रेथिंग कहते हैं, हम सांस लेते हैं, दैट इज ब्रेथिंग। इन दी ब्रेथिंग वी टेक इनसाइड एंड आउटसाइड, हम अंदर भी खींचते हैं और बाहर भी निकालते हैं। वास्तव में होता कैसे, सबसे पहले हम बात करेंगे इंस्पायरेशन की। इंस्पायरेशन में क्या होता है, प्रेशर इन लंग डिक्रीजेज। प्रेशर इन लंग डिक्रीजेज। क्यों डिक्रीज करेगा, हमारी जो डायफ्राम है और इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो इसको नीचे खींचती है। डायफ्राम ने लंग को नीचे खींचा। जब हमारे लंग्स नीचे की ओर खींचते हैं डायफ्राम की वजह से, ऑटोमेटिकली अपने आप ये डायफ्राम कॉन्टैक्ट करेगा, डायफ्राम नीचे की ओर आएगा। ये जो डायफ्राम है ये डायफ्राम नीचे की ओर आएगा। तो ये जो इसके साथ जो ये लंग जुड़ा हुआ है तो ये हमारे लंग्स अपने आप खींचेंगे। ये फ्लेक्सिबल है तो जिसकी वजह से इनका एरिया बढ़ जाएगा और ये बाहर की ओर इसको मसल खींचेंगी, जो इंटरकोस्टल मसल है वो बाहर की ओर खींचेंगी, जिससे इसका वॉल्यूम इंक्रीजेज, इसका वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है। जब वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा, आपने बायोस लॉ पढ़ा है, तो इसमें थोरेसिक वॉल्यूम जब इंक्रीज हो जाएगा, इसके अंदर वॉल्यूम जो बढ़ेगा तो इसके अंदर प्रेशर घटेगा। प्रेशर घटेगा तो बाहर से एयर एनवायरनमेंट से वो उसी रास्ते से नोज से होती हुई ट्रेकिया वाले पैसेज से, ट्रेकिया से, और वो लंग के अंदर आ जाती है। ये प्रोसेस है इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन में हमारा जो थोरेसिक वॉल्यूम है वो वॉल्यूम एक्चुअल में बढ़ जाता है, जिससे प्रेशर घट जाता है और जिसकी वजह से बाहर से ये जो एयर अंदर आ जाती है। इसका उल्टा होता है एक्सपायरेशन में। एक्सपायरेशन में क्या होता है, अब ये जो नीचे खींचा था, अब ये डायफ्राम ऊपर की ओर इसको प्रेशर डालेगा और ये जो इंटरनल मसल्स हैं ये इसको अंदर की ओर। अब इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। जब इसका वॉल्यूम बदलेगा तो इसके अंदर जो एयर है वो प्रेशर की वजह से
प्रेशर बढ़ने की वजह से इसमें प्रेशर ज़्यादा है, बाहर प्रेशर कम है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर ये बाहर की ओर आ जाएगी। ये प्रोसेस एक्सपायरेशन है। एक एक्सपायरेशन और एक इंस्पायरेशन को मिला के हम कहते हैं एक ब्रेथ। और ये ब्रेथिंग रेट नॉर्मली 12 से 16 के बीच होता है। 1 मिनट में हम 12 से 16 बार सांस लेते हैं। ये प्रोसेस लगातार चलती रहती है। इस तरह से इस प्रोसेस में हमारे लगातार कंटिन्यूअसली हम ये सांस लेते रहते हैं, हवा बाहर आती रहती है और बाहर से हवा अंदर आती रहती है। और इसमें एक स्पायरोमीटर कितनी बाहर आई है, ये हम स्पायरोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है दैट इज यूज्ड टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ द एयर। स्पायरोमीटर, इससे हम इसको अंदाजा लगा लेते हैं कि कितनी हवा का एक्सचेंज हुआ है। ये था हमारा जनरल इंट्रोडक्शन।